उत्तर प्रदेश के बरेली से एक बड़ी खबर सामने आ रही। आज दोपहर एलडीको मैदान में किसान सम्मेलन को संबोधित किया उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त की जो बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के बरेली से, जहां किसानों से किया सीधा संवाद। 972 करोड़ लागत की 111 परियोजनाओं का किया लोकार्पण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। पत्रकार जनप्रतिनिधियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सस्ते दामों पर आवाज देने की घोषणा की। आइए डालते हैं उत्तर प्रदेश बरेली के संवाददाता मुनीश कुमार गुप्ता की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। हम कृषक को सूर्य की उपमा से अलंकृत कर दें तो मुझे लग रहा कोई अतिशयोक्त नहीं है। हम लोग जानते हैं कि 1952 में राधा कृष्ण नाम की एक समिति का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य था कृषकों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य कैसे मिले, ऐसे सुझाव देना था। उस राधा कृष्ण समिति ने बड़े महत्वपूर्ण सुझाव इस क्रम में दिए, लेकिन वो राधा कृष्ण समिति की रिपोर्ट सुझाव आज भी रत्ती की टोकरी में पड़े हुए हैं। ठीक इसी प्रकार से सन 1900 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि बिलों को लाए हैं और उसके अंतर्गत यही व्यवस्था की गई है कि किसान अपने उत्पादन का लाभकारी मूल्य प्राप्त करने के लिए भारतवर्ष के किसी भी बाजार में अपना उत्पादन विक्रय कर सकता है। इस तरीके से ये हमारे कृषकों को आज उनके उत्पादन का लाभकारी मूल्य मिल रहा है और इस तरीके से कहीं भी किसान जाकर के अपना उत्पादन बेचेगा तो निश्चित रूप से प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टि से उनको उत्पादन का लाभकारी है, कोई कम मूल्य पर नहीं खरीद सकेगा, तो कृषकों को उनके उत्पादन का लाभकारी मूल्य ये के गारंटी के अनुसार प्राप्त होगा। मैं इस तरीके से एक बात और कहना चाहता हूँ, सुझाव देना चाहता हूँ। जिस तरीके से गन्ने की हमको सर्वेक्षण किया जाता है, सर्वेक्षण के आधार पर हमको पर्चियां मिलती है और पर्चियों के आधार पर और केंद्रीय मंत्री माननीय संतोष गंगवार जी, ब्रज प्रदेश के अध्यक्ष माननीय रजनीकांत माहेश्वरी जी, उसका थोड़ा सा सिंहावलोकन आपके बीच में करना चाहूँगा। बड़ी मात्रा में पिछली सरकारों ने 10-15 वर्षों से किसानों का, बेरोजगारों का, मजदूरों का जबरदस्त शोषण किया है। चाहे वो गन्ना माफियों के द्वारा हो, चाहे गेहूं माफिया हो, खाद्यान्न माफिया हो, इनके द्वारा शोषण किया जाता रहा। उनकी फसलों का औने पौने दामों पर खरीदकर मुनाफा कमाया जाता रहा। इस सरकार ने पिछले 2017 से ही ऐसे लोगों पर अंकुश लगाया है। हम सब देख रहे हैं पिछले 2-3 वर्षों में गन्ना किसानों के लिए इतनी उनके लिए शक्ति दी है इस सरकार के द्वारा कि उन गन्ना माफियाओं का अपनी व्यवस्थाओं को सुधार करके उनके हाथ पैर बांध दिए हैं और वो सब बौखलाए घूमते हैं। औने पौने दानों पर गन्ना खरीदा जाता था यहाँ पर बड़ी मात्रा में, उनके साथ में दुर्व्यवहार होता था, उनकी फसल का लूटमार होती थी। उसमें सब में बहुत बड़ा सुधार हुआ है। कृषि उपज विशेष रूप से गन्ना, उसके साथ में पैदा करने वाले उन किसानों से औने पौने दामों पर खरीद कर और माफियागिरी की जाती थी। फर्जी पर्चियां निकलवा कर किसानों से औने पौने दामों पर गन्ना खरीदने के लिए, बेचने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ता था। आज उसमें लगभग
95% समस्या खत्म हो गई है। आज गन्ना विभाग के माध्यम से जो पर्चियों का वितरण किसानों तक पहुंचाने के लिए हुआ, सारी ऑनलाइन व्यवस्था के कारण से किसान अपने आप में आज संतुष्ट है। छोटा किसान विशेष रूप से संतुष्ट है और अपनी गन्ना उपज को फैक्ट्री को बेचकर और प्राप्ति करता है अपनी फसल का उचित मूल्य। मैं ये भी बताना चाहूँगा, इस साल फिर से किसान संतुष्ट है, अपनी उपज को कृषि विशेष रूप से गन्ना और उसको फैक्ट्री को उपलब्ध करा रहा है। मेरी बहेड़ी फैक्ट्री से ही लगभग 30-32 लाख कुंटल गन्ने की क्रैशिंग हो चुकी। पिछले वर्ष के गन्ना मूल्य का भुगतान भी, आज मैं अभी रास्ते में आ रहा था तो मैंने प्रबंधन से बहेड़ी के पता किया तो बताया उन्होंने कि हमने लगभग 95% पिछले वर्ष के गन्ने का मूल्य का भुगतान कर दिया है। लगभग 39 करोड़ रुपया शेष है और वो अभी 25 दिसंबर तक उसका भुगतान कर देंगे। ऐसे ही इस साल भी लगभग उन्होंने 30-32 लाख कुंटल गन्ने की क्रैशिंग कर दी है और ठीक ढंग से गन्ने का भुगतान उन्हें प्राप्त होगा। आज का जो पैकेज घोषित किया है सरकार ने, भारत सरकार ने, उससे गन्ना किसानों की मूल्य के भुगतान की वो समस्या भी हल होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। मेरे क्षेत्र में धान का पैदावार बहुत होती है। आज तक लगभग 5.5 लाख कुंटल गन्ने की धान की किसानों से खरीद हो चुकी है। तो लगाकर धान की खरीद में उनको झोंका है और उसकी ठीक से खरीदारी हो रही है। किसान संतुष्ट है। बड़ी मात्रा में भारत सरकार ने इस कोरोना वैश्विक महामारी में पिछले 5-7 महीने से महीने में 2-2 बार निःशुल्क खाद्यान्न की उपलब्धि कराई है कोटे की दुकानों के माध्यम से। इसके लिए भी भारत सरकार बधाई की पात्र है। किसानों के लिए सम्मान निधि के रूप में 2-2, 3-3 बार इस वर्ष में ही पैसा 2-2 हज़ार रुपया उनके खातों में पहुंच गया। इसके कारण से भी किसान सरकार का आभार प्रकट करता है। ऐसा मैं कुछ एक सड़कों को छोड़ दे, आज ही मैंने अखबार में पढ़ा कि बहेड़ी से कताई मिल होते हुए रुद्रपुर को उत्तराखंड को किया है, क्योंकि हमने जैसा कि बताया कि बरेली की जो योजना है उसमें स्वयं दिलचस्पी ले रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। तो मैं ज्यादा न कहते हुए आप सभी का धन्यवाद देता हूं। विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों के किसानों के उत्थान के लिए जो कार्य करने जा रहे हैं, भाइयों, निश्चित तौर पर किसान भाइयों का इसमें सम्मान होगा और निश्चित तौर पर किसान भाइयों की आय दुगनी होगी। बहुत जल्दी हम सबके बीच में माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी पधारने वाले हैं, इसलिए और ज्यादा समय न लेते हुए सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। इच्छा तो थी सबको बुलवाएं, लेकिन समयाभाव के कारण मैं अपने माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद जिंदाबाद माता की जय। हम मंच पर संतोष गंगवार जी, शाहजहांपुर के सांसद आदरणीय अरुण सागर जी, आदरणीय संतोष गंगवार जी, शाहजहांपुर के सांसद सम्माननीय श्री अरुण कुमार सागर जी, हमारे बदायूं की सांसद सम्माननीय श्रीमती मौर्य जी, राज्यसभा के सांसद सम्माननीय श्री वर्मा जी,
हमारे ब्रज क्षेत्र के सम्माननीय अध्यक्ष सम्माननीय श्री रजनीकांत महेश्वरी जी, मंच पर विराजमान बरेली, बदायूं, पीलीभीत तथा शाहजहांपुर के सभी सम्मानित विधायकगण, हमारे बदायूं से आए हुए सम्माननीय मंत्री श्री महेश गुप्ता जी, रामपुर से पधारे सम्माननीय श्री औलख जी, सभी किया है और एक वरदान दिया है उत्तर प्रदेश को। आज हम ऐसे मुख्यमंत्री जी का इस मंच के माध्यम से कि लोग कहते हैं बदलता है जमाना अक्सर, और मर्द वो हैं जो जमाने को बदल देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। भारत माता की, भारत माता की। पिछले 2 दिन से बहुत मेहनत करके हमारे इस क्षेत्र के आदरणीय विधायक भवरलाल मौर्य जी और इस जनपद के जिलाध्यक्ष आदरणीय पवन शर्मा जी इस कार्य को सफल बनाने के लगे थे। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी को और प्रदेश के सह संगठन मंत्री आदरणीय करमवीर जी को और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करें। हमारे इस क्षेत्र के विधायक, जहां ये रैली हो रही है, आदरणीय भवरलाल मौर्य जी, हमारे इस जनपद के बरेली के जिलाध्यक्ष आदरणीय पवन शर्मा जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी पिछले 2 दिन से बरेली में रहकर उनके निर्देशन में सम्मेलन, इतना जबरदस्त सम्मेलन सफल हुआ। हम सब उनके मार्गदर्शन के लिए उनके आभारी हैं। हमारी बदायूं से सांसद बहन संघमित्र मौर्य जी उपस्थित हैं। किसानों का सम्मान स्वरूप जो प्रतीक चिन्ह हल है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट कर, आप बदायूं की सांसद हैं स्वामीनाथन, पर वास्तव में वो खाली नाम लेने का और अखबार में लाने का विषय है। मैं इसलिए कहना चाहूँगा, अधिक नहीं बोलना चाहूँगा, कि हम अब जिस मंत्रालय को केंद्र में देख रहे हैं, 44 श्रम कानूनों को आज़ादी के तत्काल बाद से ही बदलने की बात चल रही थी और उनको 4 कोड में बदलने का काम हमारी सरकार ने 2014 के बाद करने का काम किया। और आज इस कोरोना के काल में भी प्रधानमंत्री जी की सक्रियता समझ में आती है कि हम लोगों ने 44 कानूनों को 4 कोड में बदलने का काम किया और हर तरफ इसका स्वागत हो रहा है। उसी प्रकार से कृषि के संदर्भ में भी जो कुछ काम हम लोग कर रहे हैं, 2014 से लेकर और अब तक जो जिनसों के मूल्यों का प्रश्न है, मैं उस पर कोई ज़्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। के हिसाब से ही हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो मित्रों, अधिक न बोलते हुए आप सबकी उपस्थिति और इस मौसम में हमको लोग हमसे कह रहे थे कि आपने इस मौसम में कार्यक्रम क्यों रखा। हमने कहा कि हमें अपने क्षेत्र की जनता पर भरोसा और विश्वास है। एक बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आएंगे और हमारी बात को सुनेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी वो पार्टी है जो कहती है वही करने का काम करती है। और हम किसान कोविड काल में बच्चों की प्रतिभाओं को मंच देने हेतु बरेली का हुनर नामक पोर्टल बनाया गया, जिसके माध्यम से 17,000 से अधिक बच्चों को अलग अलग विद्याओं जैसे योगा, पेंटिंग, नृत्य आदि में प्रतिभा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। शिशुओं के सर्वांगीण विकास, पोषण एवं शाला पूर्व शिक्षा को सुनिश्चित करने हेतु मिशन मुस्कान के तहत 1000 आंगनबाड़ी केंद्रों का जीर्णोद्धार कराया गया है, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत, रंगाई, पुताई, टाइलीकरण तथा वॉल पेंटिंग आदि का कार्य कराया गया है। शिशुओं तथा धात्री महिलाओं को ताजी तथा पौष्टिक सब्जियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु मनरेगा से 400 पोषण वाटिका तैयार कराई गई हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने हेतु जन समुदाय को उनके घर के समीप गुणवत्ता परक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से 208 नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जनपद में जिला प्रशासन के द्वारा 178 उप स्वास्थ्य केंद्रों के जीर्णोद्धार की कार्य योजना तैयार की जा चुकी है, जिसे अतिशीघ्र कार्यान्वित किया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कुल 2,36,000 बीपीएल परिवारों को जोड़ते हुए
31,039 मरीजों को लाभ दिया जा चुका है, जो कि पूरे प्रदेश में। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज के इस किसान रैली कार्यक्रम के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष सम्मानीय श्री रजनीकांत माहेश्वरी जी, इस पूरे कार्यक्रम में जिनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, क्षेत्रीय इस प्रदेश के सह संगठन महामंत्री माननीय करमवीर जी, भारत सरकार के मंत्री माननीय श्री संतोष गंगवार जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री वित्त, चिकित्सा, शिक्षा और संसदीय कार्य के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, नगर विकास के राज्य मंत्री श्री महेश चंद्र गुप्ता जी, सिंचाई एवं अल्पसंख्यक विभाग के राज्य मंत्री श्री बलदेव सिंह ओलख जी, माननीय सांसद राज्यसभा श्री BL वर्मा जी, माननीय सांसदगण श्री धर्मेंद्र कश्यप जी, डॉक्टर संघमित्रा मौर्य जी, अरुण सागर जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और पूर्व मंत्री और वर्तमान में विधायक माननीय राजेश अग्रवाल जी, माननीय धर्मपाल सिंह जी, विधान परिषद के सदस्य माननीय जयपाल सिंह व्यस्त जी, नवनिर्वाचित विधान परिषद के सदस्य श्री हरि सिंह ढिल्लों जी, माननीय विधायक श्री बहोरन लाल मौर्य जी, माननीय विधायक छत्रपाल गंगवार जी, माननीय विधायक कुशाग्र सागर जी, माननीय विधायक RK शर्मा जी, माननीय विधायक धर्मेंद्र साक्य जी, माननीय विधायक राजीव कुमार सिंह जी, माननीय विधायक डॉक्टर DC वर्मा जी, श्री केसर सिंह गंगवार जी,
कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आपने देखा होगा किस प्रकार से एक एक झूठ को बार बार बोल करके इनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि झूठ बोल करके देश के अंदर अव्यवस्था और अराजकता का एक माहौल पैदा किया जाए, लोगों को देश की व्यवस्था से अलग करने का षड्यंत्र करने का प्रयास हो रहा है, लेकिन झूठ झूठ होता है। कम्युनिज्म की थ्योरी कभी सफल नहीं होने वाली कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच हो जाएगा। याद रखना, को पीएम कुसुम के माध्यम से सोलर पंप का वितरण उसी का हिस्सा है, एमएसपी उसी का हिस्सा है। और यही नहीं, मैं अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने कल की कैबिनेट में उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए 3500 करोड़ रुपए के गन्ना एक्सपोर्ट की सब्सिडी देने उनके सीधे खाते में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देने की घोषणा की है। आप सोचिए, ये 3500 करोड़ रुपए हमारे अन्नदाता किसानों के खाते में सीधे प्रधानमंत्री जी क्लिक करेंगे और अन्नदाता किसानों के खाते में एक पैसा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हर एक लाभार्थी को सीधे शासन की योजना का लाभ देने में ही विपक्ष को परेशानी है, क्योंकि विपक्ष तो अन्नदाता किसानों के भी हक पे डकैती डालने का काम करता था। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने वैसे ही नहीं कहा था कि हम 100 रुपया भेजते हैं किसान के खाते में, मजदूर के खाते में 10 ही रुपया जाता है, 90 रुपया कौन चढ़ कर जाता था। आज जो परेशानी जिन लोगों को ये 90 रुपया चट करने वाले लोगों के जब हक पर पूरी तरह प्रतिबंधित किया जा रहा है, उसको रोका जा रहा है, तो उसे परेशानी हो रही है। और परेशानी इस बात की हो रही है कि ये तो कैसी सरकार चल रही है कि बिचौलिए और दलाल एक तरफ के जा रहे हैं और योजना का लाभ किसान को, गांव को, मजदूर को, नौजवान को, महिलाओं को उनके खाते में पैसा सीधे डाल करके किया जा रहा है। और मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने कल 3500 करोड़ की चीनी एक्सपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट सब्सिडी का लाभ सीधे किसानों के खाते में देने की घोषणा की है। मैं उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, ये चिढ़ उन लोगों की है जिन्हें ये पसंद नहीं कि भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत बनने की ओर क्यों अग्रसर हो रहा है। याद करिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले कार्यकाल के लिए कहा था हम गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के लिए काम करेंगे। किसी को रसोई गैस का कनेक्शन, किसी को बिजली का कनेक्शन, किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, हर गरीब को शौचालय की सुविधा का लाभ, आयुष्मान भारत में हर एक गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का कार्य पूरी प्रतिबद्धता और पूरी ईमानदारी के साथ किया गया। लेकिन दूसरे कार्यकाल के लिए भी लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए। आपने देखा होगा एक जगह धरना चल रहा है और धरने में मांग क्या हो रही है। पहले दिन उन्होंने कहा एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए। भारत सरकार ने कहा कि एमएसपी तो हम दे ही रहे हैं, एमएसपी वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं होता है। एमएसपी बल्कि कृषि संबंधी 3 कानून बनने के बाद सितंबर 2020 में एमएसपी में बढ़ोतरी करने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने किया है। लेकिन गुमराह करने वाले लोग क्यों गुमराह कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें बुरा लग रहा है। और बुरा किस बात का लग रहा है? क्योंकि जो लोग भारत के स्वाभिमान और सम्मान को कचोड़ते थे, भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते थे, जिन्हें यह बर्दाश्त नहीं है कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर क्यों बन रहा है, आज वे लोग परेशान हैं। क्योंकि अब तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का शुभारंभ भी कर दिया है। और भाइयों बहनों, यही परेशानी है इन लोगों को, क्योंकि ये लोग इसी बात को लेकर के परेशान हैं। ये लोग मामले को लटकाते थे, भटकाते थे, लड़ाते थे,
और हर स्तर पर प्रयास करते थे कि कहीं भी किसी भी व्यक्ति को इस मुद्दे को उठाने की छूट न दी जाए। विपक्ष अयोध्या जाने में डरता था। मुझे लगता है जब मैं यहां पर अभी अपने विधायकों के नाम पढ़ रहा था, देखिए मैं नाम जब यहां पे पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते मैं देख रहा था कि हमारे पूर्वज कितने महान थे। कहीं न कहीं अपने नाम के आगे या नाम के पीछे राम शब्द रखते थे। राम बहोरन मौर्य, राम शब्द से नाम आगे आ रहा है, या बाबू राम। ये हमारे पूर्वजों की सोच है। राम के प्रति भारत की सनातन आस्था को व्यक्त करने वाला यह भाव, और भारत की आस्था पर प्रहार करने वाले लोग नहीं चाहते थे कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बने। और हमारा किसान तो जब मिलता है राम राम ही कहता है, उसका संबोधन ही राम राम का होता है। सुबह मिले शाम मिले राम राम। और अगर प्रियजन गुजर गए तो राम नाम सत्य है कहकर के अंतिम यात्रा भी निकाल लेते हैं। यानी पूरा जीवन जन्म से लेकर के अंतिम यात्रा तक एक शब्द हमारे साथ चलता है मंत्र के रूप में, वह राम का शब्द है। और राम को हमसे अलग करने की साजिश किस रूप में हो रही थी? मोदी जी आए, उन्होंने प्रयास किया, देश की उच्चतम न्यायालय ने मेरिट के आधार पर फैसला दिया और अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में आकर के इस कार्य का शुभारंभ भी कर दिया है। और विपक्ष को इस बात की परेशानी है, क्या अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं, यहां पर आए हुए जितने भी किसान भाई बंधु हैं, सबसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए क्या अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? मोदी जी ने काम ठीक किया है, आप समर्थन करते हैं तो एक बार बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। विपक्ष को दूसरी परेशानी क्या है? दूसरी परेशानी है 1952 में कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में एक धारा 370 लगा दी थी। ये धारा 370 पहले तो इस बात के लिए व्यवस्था करती थी कि शेष भारत के लोग जब जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो उनको परमिट लेना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में एक आंदोलन चला और आंदोलन के माध्यम से तय हुआ कि नहीं, एक देश में एक विधान, एक प्रधान और एक निशान ही रहेगा। परमिट सिस्टम हम समाप्त करवाएंगे। और परमिट सिस्टम समाप्त करने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लिए और भारत के नागरिकों को कश्मीर के अंदर किसी प्रकार की आवाजाही में कोई प्रतिबंध न हो, इसके लिए आंदोलन किया। लेकिन कांग्रेस ने एक व्यवस्था वहां और बना दी। अगर बरेली के लोग, शाहजहांपुर के लोग, पीलीभीत के लोग और बदायूं के लोग चाहे, यहां का नौजवान चाहे, वो अच्छा खासा कमा रहा है, उसको लगता है कि नहीं मुझे यहां के साथ साथ अपना एक मकान श्रीनगर में बनाना है, वैष्णो देवी की यात्रा के लिए जाते हैं तो कटरा में एक धर्मशाला बनाना है, नहीं बना सकता था। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करके बरेली, पीलीभीत, बदायूं और शाहजहांपुर के लोगों को भी छूट दे दी है। आप चाहें तो जम्मू कश्मीर के अंदर, आप चाहें तो श्रीनगर या लद्दाख के अंदर अपने लिए जमीन खरीद करके अपना मकान या गेस्ट हाउस या धर्मशाला का निर्माण कर सकते हैं। ये काम अच्छा हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके जो अधिकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश को दिया है, क्या यह अच्छा कार्य हुआ है? आप समर्थन करते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करते हैं? तो मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। और साथ साथ मैं आज एक मुस्लिम धर्मगुरु का बयान पढ़ रहा था।
जम्मू से उनका बयान आया है और उन्होंने कहा कि हम भारत ने कोरोना के कालखंड में जितना बेहतर प्रदर्शन किया है, आज दुनिया उसकी सराहना कर रही है और दुनिया ने इस बात को माना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। 135 करोड़ की आबादी को सुरक्षित करने का जो कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, आज दुनिया उसका अनुसरण करने के लिए मजबूर हुई है और विपक्ष को इसमें भी परेशानी है। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी और केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने बार बार कहा है कि कृषि संबंधी सुधार के लिए जो कानून भारत सरकार ने बनाए हैं, यह किसानों की जमीनों को किसी को भी कब्जा करने की छूट नहीं देती है। मंडी समाप्त करने की कहीं कोई व्यवस्था नहीं, मंडी तो ये चलेंगे ही, लेकिन एक निजी क्षेत्र में मंडी एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए प्रारंभ किया जा रहा है, जिससे किसानों को ज्यादा दाम मिल सके। किसान अपनी उपज को मंडी के अलावा अगर कहीं बाहर बेचना चाहेगा, करके हमें किसानों के लिए कार्य करना है। भाइयों बहनों, सबसे पहला कदम हमारी सरकार का था, पहली कैबिनेट में हमारी सरकार ने जो फैसला लिया था, वह फैसला था 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफी का फैसला। यह फैसला था हमारा। याद करिए, 2017 के विधानसभा चुनाव के पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में इस बात को कहा था और ये 36,000 करोड़ रुपए का जो कर्ज माफी का कार्यक्रम संपन्न हुआ, एक एक जगह जाकर के हमारे माननीय सांसद और विधायक गणों ने आपको कर्ज माफी के सर्टिफिकेट वितरित किए थे, क्योंकि पैसा तो सीधे अकाउंट में किसान का गया या बैंक का कर्जा माफ होकर के सर्टिफिकेट उन्हें उपलब्ध करा दिया गया। लेकिन यह कार्य पूरी मजबूती से करने का कार्य प्रदेश के अंदर संपन्न हुआ और इसके बाद दूसरा कदम जो उठाया गया वह था प्रदेश के अंदर किसानों की उपज को क्रय करने का। क्रय केंद्र स्थापित किए गए। किसानों को पहले साल विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या उस समय गेहूं की फसल आ रही थी, क्या गेहूं की फसल सरकार खरीदेगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीद पाएगी। और भाइयों बहनों, मैं अभिनंदन करूंगा जनप्रतिनिधियों का, किसान बंधुओं का और इस पूरी प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए उस पूरे तंत्र का, जिन्होंने पहले साल ही 36 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किया। धान की फसल तैयार हुई, किसानों से एमएसपी का लाभ सीधे किसान के खाते में देने का कार्य भी करेंगे। लेकिन ये किसके कारण? क्योंकि भारत सरकार का संबल है, उनका सपोर्ट है। आप अनुमान करिए, यही प्रदेश है जहां पर चीनी मिलें बंद हो रही थी। वर्षों तक, जब 2017 में हम लोग आए थे, 6 वर्ष का गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ था और भुगतान अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुका होगा। इतना पैसा 1,15,000 करोड़, ये बहुत सारे राज्यों का वार्षिक बजट नहीं, लेकिन हमारे प्रदेश में हमारे अन्नदाता किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान किसान इस रूप, सरकार इस रूप में कर रही है। जो लोग किसानों की बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं उनसे, प्रदेश के अंदर किसानों के सबसे बड़े मसीहा के रूप में चौधरी चरण सिंह जी थे, लेकिन चौधरी चरण सिंह जी के स्वयं की कर्मभूमि की चीनी मिल, रमाला चीनी मिल 30 वर्षों से मांग हो रही थी, उसके विस्तारीकरण और नवीनीकरण की कोई सरकार नहीं कर पाई। जब 2017 में हमारी सरकार आई, हमारी सरकार ने ही रमाला चीनी मिल के नवीनीकरण और विस्तारीकरण के कार्य को पूरा करते हुए, विगत वर्ष रमाला में मैं स्वयं गया था और रमाला में चीनी मिल के विस्तारीकरण के कार्य को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने उस चीनी मिल का शुभारंभ भी किया। प्रदेश के अंदर गन्ना किसानों के लिए आगे का भविष्य बहुत ही उज्जवल है, क्योंकि जितनी चीनी की आवश्यकता प्रदेश के अंदर पड़ेगी, उतनी चीनी मिलों से चीनी बनेगी।
जितना गुड़ का उत्पादन होगा, खांडसारी उद्योग को लाइसेंस फ्री करके हम लोगों ने वहां पर जो भी जिस भी क्षेत्र में खांडसारी उद्योग लगाना चाहता है वहां पर उद्योग के लिए भरपूर उन्हें लाइसेंस उपलब्ध करवाया जा रहा है। लेकिन जहां पर चीनी नहीं आवश्यकता पड़ेगी, हम गन्ने के रस से सीधे सीधे इथेनॉल बना करके विदेशी मुद्रा का बचत करके किसानों की आर्थिक समृद्धि करने का कार्य करने जा रहे हैं और एक कार्य प्रदेश के अंदर होने जा रहा है। यही तो लोगों को बुरा लग रहा है। जो लोग आज गुमराह कर रहे हैं उन लोगों को यही बुरा लग रहा है कि वास्तव में किसानों के लिए नई नई चीजें क्यों, बायोफ्यूल की यूनिट लगने जा रही है और बायोफ्यूल के माध्यम से किसान की आमदनी को अतिरिक्त आमदनी करने के लिए पराली का यानी धान का तो दाम मिलेगा ही मिलेगा, पराली का भी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जोड़ रहे हैं। लेकिन विपक्ष गुमराह क्या कर रहा है कि मंडी बंद हो जाएगी। मंडी कहां से बंद हो रही है? हम तो मंडी को तकनीक के साथ जोड़ रहे हैं, अच्छी सड़कें दे रहे हैं, अच्छे शेड दे रहे हैं, अच्छा पार्किंग दे रहे हैं। किसान बंधु किसान भाई जब वहां आएगा उसके लिए बैठने की व्यवस्था दे रहे हैं, उसके लिए बुनियादी सुविधाएं दे रहे हैं। लेकिन विपक्ष है कि जब कोई मुद्दा नहीं बचा तो एक झूठ को बार बार झूठ बोलकर खाते में 22,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि उत्तर प्रदेश के किसानों के खाते में पहुंची है और अभी एक किस्त और आने वाली है 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की, यानी 4,300 करोड़ रुपए की एक नई किस्त आने वाली है और यह पैसा भी सीधे किसान भाइयों के खातों में जाएगी। यानी विपक्ष तो उसको यही परेशानी है, ये पैसा किसानों के खाते में सीधे क्यों जा रहा है, ये पैसा किसानों को क्यों मिल रहा है? क्योंकि जब किसान को पैसा मिल रहा है तो जो इनके द्वारा वहां पर जबरन सूदखोरी होती थी, उस सूदखोरी को जब लगाम लगाया जा रहा है तो विपक्ष को इसी में परेशानी हो रही है। भाइयों बहनों, होना यह चाहिए था लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर के देश के विकास के बारे में जनता के जनादेश का सम्मान करते हुए भारत को विकास की नई बुलंदियों को लेकर के आगे बढ़े। लेकिन जब विपक्ष गैर जिम्मेदार हो जाए, गुमराह करने वाला हो जाए, जाति मत और मजहब में विभाजित करने की मंशा के साथ कार्य करने लग जाए तो सत्ता को सीधे आपके पास आने के लिए मजबूर होना पड़ा है और आज इसीलिए हम लोग आपके बीच में आए हैं। भाइयों बहनों, हम लोग आज की नई परिस्थिति में किसानों के हितों के लिए भी कार्य करेंगे, गांवों के विकास के लिए भी कार्य करेंगे, युवाओं के लिए, महिलाओं के हितों के लिए भी कार्य करेंगे, लेकिन साथ साथ कहीं भी किसी को भी अव्यवस्था फैलाने की छूट नहीं देंगे और यही सरकार का संकल्प है। कल ही मैंने प्रयागराज में कहा है, जो माफिया हैं, अपराधी हैं, जिन्होंने बच्चों पे हम गरीबों के लिए, पत्रकारों के लिए, अधिवक्ताओं के लिए, शिक्षकों के लिए और एक आवासीय सुविधा की एक नई स्कीम लेकर के आने जा रहे हैं। सस्ते में मकान उनको दिए जाएंगे, सुविधायुक्त मकान दिए जाएंगे, किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतनी दी जाएगी, लेकिन माफियागिरी अब नहीं चलने दी जाएगी। माफियाओं के यहां तो आप देख ही रहेंगे, वर्तमान में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई ठीक चल रही है, अच्छा लग रहा है। पीछे तक मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपको अच्छा लग रही कार्रवाई? समर्थन करते हैं? दोनों हाथ उठा करके एक बार थोड़ा बताइए। माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन करते हैं ना? ये चलनी चाहिए और ये मकान बनने चाहिए। तो भाइयों बहनों, मैं यही आश्वासन देने के लिए आया हूं। ये विकास का जो कार्य आप देख रहे होंगे, इतने पत्थर चारों तरफ आप देख रहे होंगे, विकास की नई प्रक्रिया, जनप्रतिनिधियों के प्रयास, मान्य सांसद, मान्य विधायकों ने जो प्रयास किए हैं अपनी अपनी विधानसभा और अपने अपने संसदीय क्षेत्र के लिए। कहीं स्मार्ट सिटी बन रही है, कहीं पे चिकित्सालय भवन का निर्माण हो रहा है, कहीं सड़क के चौड़ीकरण का, कहीं पुल के निर्माण का, कहीं पे यूनानी मेडिकल कॉलेज का, कहीं पर पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर का, कहीं थाने का, कहीं चौकी का, कहीं पर पुलिस कर्मियों के लिए बैरक बनाने का कार्य,
ये अलग अलग प्रकार के कार्यों को एक साथ मिलाकर के आगे बढ़ाने सरकार का पूरा होगा, तब तक हम प्रदेश के 4 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी प्रदेश के अंदर दे चुके होंगे। विपक्ष को यही परेशानी है, क्यों ये शिक्षकों की भर्ती हो रही है, क्यों पुलिस में भर्ती हो रही है, क्यों यहां पर और जगह, क्यों अन्य विभागों में भर्ती हो रही है, क्यों सिंचाई विभाग में, क्यों पीडब्ल्यूडी में भर्ती हो रही है, यही परेशानी है विपक्ष को। क्योंकि जब ये पिछली सरकारों में भर्ती निकलती थी तो कुछ चंद परिवारों के लोग झोला लेकर के जगह जगह वसूली करने के लिए निकल पड़ते थे। आज तो वसूली नहीं हो रही है ना, आज तो पूरी ईमानदारी के साथ नौजवानों को नौकरी मिल रही है। किसी भी क्षेत्र का नौजवान हो, हमारे लिए तो 24 करोड़ का ये उत्तर प्रदेश एक परिवार है और 24 करोड़ की आबादी का कोई भी नौजवान सरकारी नौकरी पाने का पूरा हकदार रखता है। लेकिन साथ साथ निजी क्षेत्र में भी निवेश हो, रोजगार और नौकरी की संभावना वहां भी बढ़े, विकास की प्रक्रिया के साथ हम सबको जोड़ सकेंगे, ये महत्वपूर्ण है। और इसीलिए व्यापक पैमाने पर अब तो हम लोग फिर से एक नई दिशा में जा रहे हैं। बहुत शीघ्र फिल्म सिटी आ रही है यूपी में। देखिए फिल्मों में काम करने वाले लोग कितनी मजबूत से ताली बजा रहे हैं। और ये फिल्म सिटी युवाओं के लिए व्यापक रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ा देगा। बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही है, ये फिल्म सिटी क्यों, बरेली का एयरपोर्ट भी काम करने वाला है बहुत शीघ्र। राजेश जी बहुत दिनों से कह रहे थे यहां के हॉस्पिटल के लिए, देखिए कोविड-19 को रोकने के लिए, कोरोना रोकने के लिए उसी बिल्डिंग का डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल निर्माण करके कितना लाभ बरेली वासियों को प्राप्त हुआ। और भाइयों बहनों, एयर सेवा के साथ साथ वायु सेवा के साथ साथ यहां पर विकास की वे तमाम संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग नए सिरे से आगे बढ़ने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। हमारे जनप्रतिनिधिगण पूरी मजबूती के साथ लग करके विकास की इन परियोजनाओं को, चाहे वह बरेली हो, पीलीभीत हो, शाहजहांपुर हो, बदायूं हो, हर एक जगह के विकास के लिए पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आप अपना आशीर्वाद उनके ऊपर बनाए रखिए। वे लोग आपके नेतृत्व में विकास की प्रक्रिया को जन जन तक, गांव गांव और कस्बे कस्बे तक पहुंचाने के लिए कार्य करेंगे। और आप सबको अब मैं अपने माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी के परिश्रम को प्रणाम करते हुए उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं, वो आएं और अपने अच्छे अध्यक्ष जी संबोधन देने की कृपा करें। आदरणीय माननीय रजनीकांत माहेश्वरी फौजीपुरा के जो है एल्डिको मैदान बरेली पहुंचे हुए हैं, जहां पर जो है आज प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी यहां पर जो है किसान सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे, जहां पर जो है हजारों की तादाद में जो है संख्या मौजूद हुए। यहां पर किसान पहुंचे और इन्होंने माननीय योगी जी प्रदेश मुख्यमंत्री, इन्होंने जो है 972 करोड़ रुपए की लागत से 111 परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण भी किया, जहां पर जो है मौजूद हजारों की संख्या में मौजूद किसानों से जो है सीधा संवाद किया और उनको जो है उनके लाभांश आदि की जानकारी सीधे विस्तार पूर्वक की। और जो है यहाँ पर विपक्ष पर जमकर बरसे, उन्होंने विपक्ष के होने वाले नुकसान और उनके द्वारा जो किए गए कृत्य कार्यों के बारे में भी विस्तार पूर्वक जानकारी किसानों को दी। और वहीं उन्होंने श्री राम मंदिर पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की, जहां पर जो है सभी किसान बहुत ही खुशहाल नजर आए और वहां पर जो है सभी ने उनका तालियों से अभिवादन किया। मैं मुनीश कुमार गुप्ता, हंगामा टाइम न्यूज़।